Chalo, good morning to all of you. Today again we are going to start with project management. पिछली बार जो जहां से छोड़ा था या वहीं शुरू से बता दे रहा हूं मैं, है ना। चलो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने पिछली बार स्टार्ट किया था। किसी को कोई मतलब ध्यान है मैंने क्या बताया था? व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? यस सर। यस सर। निकिता बताओ तो क्या था फटाफट। पता है तो हाँ, नहीं पता तो रहने दो। क्या सर, एक बार फिर से रिपीट करना। व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या होता है? जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उसका सब कुछ देखना, मैनेज करना कि कैसे क्या होगा। बस? और कुछ? चारोल, बहुत देर से, बहुत देर, 4 मिनट लेट। सर किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड मतलब पूरी प्लानिंग करना, उसके लिए इनिशिएटिव लेना, आइडिया जनरेट करना, काम को सब में डिस्ट्रीब्यूट करना, कंट्रोल करना और फिर वेरी गुड, वेरी फाइनल गुड, वेरी गुड। देखो, कंक्लूजन। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ में चल रहा हूँ। पिछली बार मैंने छोटे छोटे एग्जांपल दिए थे, अब ज्यादा एग्जांपल दे के नहीं, डायरेक्ट टेक्निकल उसमें आते हैं। ठीक है। व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इट इज रिक्वायर्ड टू डील बोथ द मटेरियल एंड द मैन पावर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है। जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई चीज कर रहे हो तो आपका जो अल्टीमेट एम है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, बाई डीलिंग विद द मटेरियल एंड द मैन पावर। ठीक है, दोनों चीज से डील करके, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्लियर? ठीक है, जहां देखो डाउट है वहां रोक देना। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? मैंने पिछली बार भी बताया था, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि हमारा समय भी बहुत ज्यादा ना लगे और हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो वो भी कम से कम हो, विद द यूज ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्स। क्लियर? ठीक है, दिस इज व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इनके लिए हमें ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया, इनके लिए हमें वी हैव टू टेक द प्रॉपर एलिमेंट ऑफ द व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आप पूरा प्लान करोगे, उसकी शेड्यूलिंग करोगे या कंट्रोल, उसको कंट्रोल भी करोगे। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हम लोग थे, पिछली बार यही स्लाइड पे शायद बंद किया था मैंने। ठीक है, सबसे पहला जो काम होता है दैट इज इनिशिएशन, आफ्टर दैट प्लानिंग, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड क्लोजर। ठीक है, ये 5 स्टेप पूरे के पूरे आपका पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम इनिशिएशन होगा, उसके बाद उसकी प्लानिंग होगी, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा, फिर बीच में आप कंट्रोल भी करोगे और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट फाइनली क्लोज होगा, दैट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट एनालिसिस के टर्म में। ठीक है, तो देखो दी मतलब जब भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे तो यू हैव टू गिव द इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में दोगे तो आप यू विल गेन द मोर मार्क्स। ठीक है, तो आप शुरुआत से एक एक स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले प्लानिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, देखो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज के लिए नहीं हो रहा है, कोई भी काम आप करते हो तो आप ये सारी चीजें करते हो। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है। ठीक है, साथ साथ टारगेट भी आपका वेल डिफाइंड रहता है। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए व्हाट आर द वेरियस लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज यू शुड जस्ट पेन डाउन कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट डिटरमाइनिंग द ग्रॉस रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, इक्विपमेंट एंड मैन पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो वहां पे मटेरियल इक्विपमेंट क्या हो रहा है और आपका मैन पावर क्या हो रहा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट एस्टिमेशन, ड्यूरेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। देखो कोई भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ ड्यूरेशन लगती है। ठीक है, जैसे कि ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो सिलेबस का मैंने पिछली बार भी एग्जांपल लिया था, उसके लिए कुछ ना कुछ ड्यूरेशन होगा। ठीक है, एक यूनिट एक दिन में खत्म होगी, 1 घंटे में खत्म होगी या 2 घंटे में खत्म होगी, तो दिस इज व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, इफ वी कंट्रोल ऑल अबव पॉइंट देन सेटिस्फाइंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज एंश्योर। ठीक है, तो ये पूरी प्लानिंग का पूरा प्रोसेस हो गया। क्लियर? अब यस वाई सर। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? देखो कोई भी काम हम करते हैं तो पहले प्लान करके ही फिर उस चीज को पूरा करते हैं, तो इट प्रोवाइड्स द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द वर्क। आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है। हेल्प इन मेंटेनिंग क्वालिटी एंड विद द टाइम एंड ऑल्सो मिनिमाइज द कॉस्ट बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर। ठीक है, देखो जब भी आप किसी चीज की प्लानिंग नहीं करते हो ना
तो आप मतलब कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता आपके पास, ठीक है। जब आप प्लानिंग करके चलोगे तो प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द वर्क पता चलेगा, आप क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकते हो विद द टाइम, है ना, और कॉस्ट को कम से कम कर सकते हो, ठीक है। मिनिमाइज द कॉस्ट बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर। क्लियर? नाउ कमिंग टू द शेड्यूलिंग, ठीक है। शेड्यूलिंग को शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है कैसे प्रोनाउंस करना है। नाउ व्हाट इज शेड्यूलिंग? एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कैसे आप रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हो, ठीक है, कैसे आपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज किया है, प्रॉपर एलोकेशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज असाइनिंग स्टार्टिंग एंड द कंप्लीशन डेट्स फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज इन लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सीक्वेंस में उसको कर सकते हो, ठीक है। आपका पर्टिकुलर कोई एक काम का स्टार्टिंग होगा, फिर उस काम का कंप्लीशन होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली असाइन करना है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ठीक है। तो कंप्लीशन जब प्रॉपर डेट दे दो उसको, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी किस दिन कंप्लीट हो रही है, कौन सी एक्टिविटी किस दिन स्टार्ट हो रही है, तो ये पूरा लॉजिकल सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग द डिविएशन डिटरमाइन फ्रॉम द टाइम फ्रॉम द बेसिक प्लान अवेलेबल। देखो क्या होता है, हमने प्लानिंग तो की, लेकिन जब हमने एक्चुअल साइड पे काम किया तो हमारा कुछ ना कुछ डेविएट हो गया, ठीक है। जो हमने डेट डिसाइड किया था उस डेट पे हमारा काम नहीं हो पाया, तो हमें अब कंट्रोलिंग करने की भी जरूरत है, ठीक है। तो जैसे ही डेविएशन होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द बेसिक प्लान, तो आप उसको भी कंट्रोल करोगे प्रॉपर तरीके से। अब जब आपको पता चल गया कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया, ठीक है, या ये काम हमें आज तक करना था लेकिन ये नहीं हो पाया, जो डेविएशन हमें पता चल गया कंट्रोलिंग में, अब उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपडेटिंग में क्या करोगे? रीप्लानिंग और रीशेड्यूलिंग, ठीक है। आप फिर से प्लान करोगे, फिर से शेड्यूल बनाओगे, जब आपका प्रोग्राम मतलब जब आपका प्लान जो आपने किया था उसके उससे कुछ डिविएट हो गया हो, ठीक है। तो व्हेन देयर इज डेविएशन फ्रॉम द प्लान और अपडेटिंग विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, तब आप उसको अपडेट कर लोगे। ये कंट्रोलिंग के बाद का मेथड है, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो अभी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा था, व्हेन यू आर डूइंग इन द कंस्ट्रक्शन, तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शन होंगे? फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो अब देखो प्लानिंग में सेम जो ऊपर वाला मेथड था, ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग में आप क्या करोगे? आप प्रॉपर मतलब कौन सा बंदा किस चीज के लिए स्टेबल है या किस चीज के लिए वो पर्टिकुलर है, उसको आपका प्रॉपर सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द कैपेबल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि आपको साथ साथ में मोटिवेशन, गाइडेंस और सुपरविजन। देखो अब ये सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, ये सिलेबस कंप्लीट मुझे करवाना है। अब मैं या तो गो वन थ्रू में एक बार पढ़ाता चला जाऊं, ठीक है, या साथ में बीच बीच में आपको ये भी पता चल रहा हूं कि आपको इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बीच में आपका प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर सुपरविजन हो, और आपको बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहें कि भैया इसका काम आएगा। जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपके पास ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। आपका कहीं प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो आपको भी बीच बीच में ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए दिस इज व्हाट नोन एज आपको बीच बीच में गाइड करना, बीच बीच में मोटिवेट करना, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्टाफ लाके रख दिया, सारे मटेरियल लाके रख दिए, अब जब तक आप स्टाफ को बताओगे नहीं या प्रॉपर चीज मतलब उनके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दोगे, तब तक वो काम ही नहीं करेंगे। तो वो भी चीज जरूरी है, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग, ठीक है। आफ्टर दैट कंट्रोलिंग, अभी अभी हमने ऊपर देखा। सिक्स्थ वन इज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है ना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। ऐसा ना हो कि एक कोऑर्डिनेशन हो जैसा हमारे आपके में एक कोऑर्डिनेशन हो कि भैया 11:30 बजे क्लास करनी है तो करनी है। अगर वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आधे बच्चे 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद ऐसे आते रहेंगे, तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो वो वर्क क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। क्लियर? दिस इज व्हाट द फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू द रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं, ये इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? मटेरियल हो गया, मैन पावर हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, फंड हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है। देखो अब ये सारी चीजें जब आप इंडस्ट्री में कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये सारी चीजें यूज होंगी, ठीक है। दीज आर नोन एज बेसिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। मटेरियल नहीं है तो आपका काम ही नहीं होगा, ठीक है। मैन पावर नहीं है तब भी काम नहीं होगा, या मशीनरी प्रॉपर नहीं है तो तब भी काम नहीं हो पाएगा, या आपको प्रॉपर फंड नहीं मिला, या स्पेस ही नहीं मिला, तो इंडस्ट्री वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हैं, दीज आर द बेसिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज, अब देखो कुछ चीजें आती हैं जब आप मैनेजमेंट आपने प्रॉपर तरीके से सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फेलियर भी आते हैं, ठीक है। तो फेलियर के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द वेरियस रिस्क कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जहां जहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज नोन एज रिस्क कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द रिस्क कॉस्ट मैनेजमेंट आर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या रिस्क होने चाहिए। आइडेंटिफाइंग रिस्क, द फर्स्ट स्टेप इज द रिस्क एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द रिस्क। मतलब कहने का मतलब है
किस तरीके का काम कर रहे हो, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्वांटिफाइंग रिस्क, क्या रिस्क कॉस्ट हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द रिस्क एंड द रिस्क कॉन्सिक्वेंसेज, कैटेगरीज रिस्क मतलब कौन कौन से आप मैनेज कर सकते हो उनको, या नॉन मैनेजेबल रिस्क भी हो सकते हैं, कंट्रोलिंग रिस्क, देयर आर नो रेडीमेड सॉल्यूशन टू द मिनिमाइज रिस्क। देखो क्या होता है ना, कई बार कुछ रिस्क तो ऐसे होते हैं जिनको आप मैनेज भी नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब जिसके लिए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है या हार्ड एंड फास्ट सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो रिस्क तो आएंगे ही, कुछ ना कुछ चीजें आएंगी, ठीक है। तो इनके अलावा अब ये सारी चीजें हमने देख ली, नाउ वी हैव टू डू द प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। शेड्यूलिंग कैन बी डिफाइंड एज द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द सेटिंग वेरियस प्लान्ड एक्टिविटीज। जो हमने ऊपर एक्टिविटीज बनाई ना कि हमें ये काम करना था, इसके बाद ये काम करना था, इनका प्रॉपर प्लानिंग इज नोन एज शेड्यूलिंग, ठीक है। किसके लिए, जब आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो और उसके बाद उसको फिनिश भी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपने ये डिसाइड किया कि आज मुझे ये काम करना है, ठीक है, जैसे कि मेरा टारगेट है मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आज पढ़ाना है, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग टाइम फिक्स किया, फिनिशिंग टाइम फिक्स किया, अब बीच में कहीं से किसी का कॉल आ गया कि भैया अर्जेंट मीटिंग है मुझे जाना है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से मैं रीशेड्यूल करूंगा इसको, ठीक है, जैसा कि पिछली बार हुआ था, क्लास नहीं हो पाई थी, तो फिर से आज मैं इस क्लास को ले रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज व्हाट नोन एज रीशेड्यूलिंग, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ईच एक्टिविटी ऑफ द वर्क टू एग्जीक्यूट द होल वर्क इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मैनर, ठीक है। अगर मैं बोल देता कि ये ले लो पीपीटी आप लोग खुद से पढ़ लो, तो वो प्रॉपर सिस्टमैटिक नहीं हो पाता, ठीक है, तो इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से करना, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। नाउ इसका मेथड अब आ जाते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग कौन कौन से मेथड का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा होगा बार चार्ट, सबने सुना है, ग्राफ पे हम लोग चार्ट बनाते थे, ठीक है, चार्ट बनाते थे कुछ, अभी मैं दिखाऊंगा बार चार्ट क्या होता है। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ शेड्यूलिंग, दैट इज बार चार्ट, गैंट चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, नेटवर्क एनालिसिस। ये थोड़ा सा मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कंस्ट्रक्शन में, दैट इज सीपीएम एंड पर्ट। ये थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट क्लास में, ठीक है। व्हाट इज सीपीएम, सीपीएम इज क्रिटिकल पाथ मेथड and PERT is project evaluation and review technique, ठीक है। these are the two elements or two method from which you can do the network analysis। ये हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, पहले के जमाने में बार चार्ट और गैंट चार्ट से यूज होता था, माइलस्टोन चार्ट भी बनाए जाते थे, अभी मैं दिखा रहा हूँ ये क्या होते हैं। दिस इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूलिंग, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल हो सकते हैं, मटेरियल शेड्यूल हो सकते हैं, देखो हर चीज का शेड्यूल बनता है, कंस्ट्रक्शन करवाने का शेड्यूल है, मटेरियल का शेड्यूल बनेगा, लेबर का शेड्यूल बनेगा, इक्विपमेंट का बनेगा, फाइनेंशियल शेड्यूल, कंट्रोल शेड्यूल, ऑर्गेनाइज शेड्यूल, समरी शेड्यूल, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूल। अब हमने क्या कर लिया, अब इनको शेड्यूल बनाने के कुछ तरीके हैं। तो व्हाट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसा कि आपने पेपर पे ये बना लिया कि हमें क्या करना है, पहले हमें ये चीज करनी है, उसके बाद ये काम करना है, हमने क्या किया, पूरे वर्क को कुछ मतलब हमने क्या किया, वर्क को तोड़ लिया या वर्क को ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है, ये चीज इससे होगी, ये चीज बाद में होगी, ये इसके बाद होगी, दिस इज नोन एज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सब लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर है, कोई डाउट किसी को? यस सर। है ना, कुछ ना आए तो बोल देना। अब देखो ये फिगर है, दिस इज व्हाट नोन एज बार चार्ट। अब ये बार चार्ट में हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारी कोई एक्टिविटी थी, ठीक है, हमारी ये जो एक्टिविटी थी ये दिख रही है किसी को, मतलब सबसे देखो ये सबसे पहली एक्टिविटी देते हैं ये, ठीक है, हमने 1 से लेते हैं, ठीक है, ये पहली एक्टिविटी जो हमने ली, फर्स्ट एक्टिविटी इज टेकिंग कितना डेज ले रही है, 5 डे ले रही है। तो हमने एक पेपर पे हमने क्या बना लिया, एक चार्ट टाइप का बना लिया, ठीक है, हमने इस बार से ये दिखा दिया कि ये फर्स्ट एक्टिविटी कितने दिन के लिए चल रही है, 5 दिन के लिए, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी, जब ये एक्टिविटी खत्म हो गई उसके बाद ये एक्टिविटी शुरू हुई, 5th डे से 6th डे तक चली, ठीक है, तो 1 दिन में खत्म हो गई। थर्ड एक्टिविटी क्या हो रही है, 6 डे से शुरू हुई और 8 डे पे खत्म हो गई। तो इस तरीके का हमने क्या बना लिया, एक चार्ट बना लिया, दैट इज नोन एज बार चार्ट, या इसी को कहा जाता है गैंट चार्ट। पहले के टाइम में हम एक्टिविटी और टाइम का जो रिलेशन होता था उसके आधार पर ये चार्ट बना लेते थे, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो, पहली एक्टिविटी अभी स्टार्ट हुई है, उसके बाद चौथी एक्टिविटी भी पहली एक्टिविटी के साथ हो गई, ठीक है, लेकिन ये इससे पहले खत्म हो जा रही है। तो अब इस बीच जो है लेबर बैठ गया, ठीक है, जो काम ये लेबर कर रहा था वो लेबर बैठ गया, तो इसमें ना कुछ मतलब कमियां थी, इस वजह से हम लोग आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, हमने दूसरा मेथड अडॉप्ट किया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट नोन एज, अब लिमिटेशन क्या था, अब आप ये सोचो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पहला लिमिटेशन क्या है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या हम हर चीज का बार चार्ट से बना सकते हैं क्या, हर चीज हम ऐसे पेपर पे शो कर सकते हैं क्या?
तो कई जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट हो जाते थे तो ये जो चार्ट बनाएंगे ये पूरा हैपेजर्ड हो जाएगा, मतलब इतनी सारी एक्टिविटी हो जाएंगी कि हम बना ही नहीं पाएंगे। इसमें तो सिर्फ मात्र 10 एक्टिविटी दिखा रहे हैं हम, तो ऐसे 10 एक्टिविटी और दूसरे पे और 10 करके ना ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत सारे चार्ट ही बन जाएंगे आपके। तो ये इतना फिजिबल नहीं था। तो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? सबसे पहले नॉट प्रिफर्ड फॉर बिग प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रेफर नहीं किया जाता। नथिंग अबाउट द सब एक्टिविटीज। अब इसमें आप बताओ इनके बीच में भी जो जैसे ये एक्टिविटी हुई, इनके बीच में लेबर क्या कर रहा है, ठीक है? तो सब एक्टिविटीज का कोई रिलेशन ही नहीं है इनके बीच में, कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी का रिलेशन क्या है ये कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, ठीक है? और क्या काम हो रहा है ये भी नहीं पता चल पा रहा। तो इनके ये सब लिमिटेशंस है। नेक्स्ट इज अ बार चार्ट डज नॉट शो द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इन द प्रोजेक्ट एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंट्रोल डिवाइस। अब इस चार्ट में आप क्या चीज करोगे? मान लो पहली एक्टिविटी हमें 5 दिन में कंप्लीट करनी थी, लेकिन वो 5 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाई, वो 6 दिन तक चली गई। अब इस चार्ट को आप फिर से बनाओगे, फिर सब कुछ वो हो जाएगा। तो ये क्लियर हमें ये नहीं शो कर पा रहा और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है? कैसे कि अगर हमारा रीशेड्यूल करना हो तो फिर से आपको फिर से चार्ट बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता था, ठीक है? और नेक्स्ट इज डू नॉट शो द इंटरडिपेंडेंसीज एंड द रिलेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, हमारी इंटरडिपेंडेंसी, मतलब कहने का मतलब है ये एक्टिविटी इस पे कैसे डिपेंड कर रही है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं लग पा रहा। तो इसलिए हमारा बार चार्ट और गैंट चार्ट अब के टाइम में यूज नहीं किया जाता। क्लियर? नाउ बार चार्ट और गैंट चार्ट के बाद हम लोग आए माइलस्टोन चार्ट पे, ठीक है? माइलस्टोन सबने देखा होगा, रास्ते में जाते हो तो माइलस्टोन का पत्थर दिखता है ना कि इतने किलोमीटर पे आ गए हो, तो दैट इज द माइलस्टोन इज इंप्रूव बार चार्ट। बार चार्ट का कुछ इंप्रूव करके हमने माइलस्टोन चार्ट बनाया, ठीक है? इन ईच एक्टिविटी देयर आर सर्टेन की इवेंट विच मार्क द कंप्लीशन ऑफ द सर्टेन पोर्शन। जैसे कि देख लो हमने माइलस्टोन का, मैं वो दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। और माइलस्टोन नहीं दिया क्या? मतलब देखो माइल्स, जब आप बार चार्ट देखोगे ना, इसी में हमने क्या कर दिया, इसी में हमने मार्क कर दिया कि ये 1 पे शुरू हो रहा है या 5th पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे 2nd पे खत्म हो रहा है। बस हमने माइलस्टोन बना दिया कि 2nd डे इट विल बी कंप्लीटेड, 5th डे इट विल बी कंप्लीटेड, और ये हमारी 6th डे पे कंप्लीट हो जा रही है। तो ये जो माइलस्टोन बना दे रहे हैं दैट इज नोन एज माइलस्टोन चार्ट। ये भी बहुत दिन नहीं चल पाया, ठीक है? ये भी बहुत, मतलब या तो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं अभी भी, ठीक है? तो हमने क्या किया, माइलस्टोन चार्ट इज इवेंट ओरिएंटेड। इवेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या, हमने जैसे बता दी ना 5 दिन है, तो 5 दिन में ही वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? बार चार्ट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, कहने का मतलब है वो एक्टिविटी से शुरू हो रहा है और ये इवेंट ओरिएंटेड रहता है, ठीक है? अभी इवेंट और एक्टिविटी क्लियर करूंगा तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। हमारा बेसिक जो है दैट इज नेटवर्क एनालिसिस। हमें नेटवर्क से ही पढ़ना है। जो नेटवर्क हमने 2 मैंने मेथड बताया ना, सीपीएम और पर्ट, ठीक है? तो इनको थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं। बाकी नेटवर्क सबको पता है, दैट इज एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड, ये इसका पूरा बताएगा। एक्टिविटी होती क्या है, कोई भी काम को जो आप कर रहे हो दैट इज नोन एज एक्टिविटी। A project can be broken down into the various operations. These operations are consuming time or resources is known as activity. कोई भी काम जो कि टाइम ले रहा हो, ठीक है, या रिसोर्सेज को ले रहा हो, दैट इज नोन एज एक्टिविटी। क्लियर? अब एक्टिविटी बहुत सारी हो सकती है, दैट इज सीरियल एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, कॉन्करेंट एक्टिविटी, मतलब एक साथ भी हो सकती है और सिर्फ वो भी हो सकती है, ठीक है? नाउ व्हाट इज इवेंट? An event is the instant time or the state at which the some specific milestone has been achieved, such as completion of preceding activity and starting succeeding activity. अब एक्टिविटी को मिला के जो हमारा काम हो रहा है दैट इज नोन एज इवेंट, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी स्टार्ट टाइम होगा और एंड टाइम होगा, इन दोनों के बीच को जो हम कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज नोन एज इवेंट। क्लियर? क्लियर है? ठीक है? अब इवेंट भी 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है? 2 या 3 तरीके हो सकते हैं, टेल इवेंट एंड हेड इवेंट। जहां से स्टार्ट होगा दैट इज नोन एज टेल इवेंट और जो एंड होगा दैट इज हेड इवेंट, ठीक है? और इन मतलब जब 2 एक्टिविटी एक ही इवेंट से हो रही होगी दैट इज नोन एज डुअल रोल इवेंट, ठीक है? बेसिकली 2 होते हैं, तीसरा अगर दोनों काम हो रहे हैं स्टार्ट एंड दोनों एक ही जगह पे तो दैट इज डुअल एक्टिविटी, ठीक है? अभी देखो फिगर के साथ समझेंगे। अब कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती है जो कि सिर्फ मतलब दैट इज नोन एज कोई भी हमारा टाइम ना ले रही हो ना रिसोर्सेज यूज कर रही हो। अभी मैं बताऊंगा इसका कहाँ यूज आता है। दैट इज नोन एज डमी एक्टिविटी, ठीक है? डमी का मतलब होता है, देखो हम क्या करते हैं ना, डमी कोई भी डमी शीट्स ले ली, ठीक है? मतलब कि इसका कोई यूज नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो मतलब नेटवर्क में इनका यूज होता है, इसलिए हम डमी एक्टिविटी का भी यूज करते हैं, जो कि कोई भी टाइम नहीं ले रही है ना कि रिसोर्सेज यूज हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द डमी एक्टिविटीज यूज्ड व्हेन ऑन सक्सेसर। अभी बताऊंगा सक्सेसर प्रेडेसर। देखो सक्सेसर मतलब आगे वाला, प्रेडेसर मतलब पहले वाला, ठीक है? तो जब उनके बीच में कोई टाइम और वो नहीं लग रहा होता तो हम डमी एक्टिविटी का यूज कर लेते हैं। अभी देखो फिगर के साथ समझ में आएगा। हाँ बोलो।
सर आप जो ये सारी एक्टिविटीज बता रहे हो इनका एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक अभी सब कैसे रियल लाइफ। सारे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अभी सारे एग्जांपल होंगे, चिंता मत करो। अभी बेसिक देखो, नेटवर्क पढ़ लो, नेटवर्क क्या होता है। तो एक एक चीज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी पूरा हम लोग एक एक चीज पे जाएंगे। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले वही बता देता हूँ। फिगर लगता है मेन वाला फिगर नहीं आया। देखो रुको, मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको। अब देखो, चलो ये दिख रहा है अभी के लिए। मान लो आप क्या करवाने जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हो, ठीक है। ये चार आपके पास अभी देखो। अब मैं फिगर के साथ, एक मिनट रुक जाओ, एक्टिविटी और इवेंट आपको ऐसे ही मैं बताता हूँ। ये दिख रहा है किसी को? दिख रहा है सबको यस। ये फिगर दिख रहा है सबको? देखो, अब यहाँ पे ये चीज देखो, नेम ऑफ द एक्टिविटीज ए, ये दिख रहा है ना सबको? कोई दिक्कत है? हर्षिता? हाँ सर दिख रहा हेलो? है, कोई दिक्कत नहीं। दिख हाँ रहा है दिख रहा है सर। ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो, अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी तो देखो ये सब चीजें हम लोग और देखेंगे, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। नेम ऑफ द एक्टिविटी ए है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिपेयरिंग द हाउस प्लान। सबसे पहला प्रिपेयरिंग द हाउस प्लान, फिर नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द हाउस, ठीक है। फिक्स द डोर, विंडोज, वायरिंग द हाउस, पेंट द हाउस, पॉलिश द डोर, जो भी चीज है देखो। दिस इज व्हाट द, अब इसको नेटवर्क के फॉर्म में अगर बनाएंगे ना, तो कैसे बनाएंगे ये देखो। ये इसकी बात मैं अभी कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे वन इज व्हाट? टेल इवेंट, ठीक है। अभी मैंने बताया टेल इवेंट, इसका हेड इवेंट ये है,
ठीक है, ये हमने नेटवर्क के फॉर्म में शो कर दिया। नेटवर्क में पहला जो हमारा हो रहा है, पहली जो एक्टिविटी हो रही है, दैट इज व्हाट द प्रिपेयर द हाउस प्लान। ठीक है, पहला जो हो रहा है, देखो हाउस प्लान बनाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, जब आप हाउस प्लान बनाओगे तो उसमें भी कुछ टाइम लगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका कंस्ट्रक्ट द हाउस, उसमें भी कुछ टाइम लगेगा। आफ्टर दैट फिक्स द डोर, वो भी करने में टाइम लगेगा। वायरिंग करने में भी टाइम लगेगा, पेंट करने में भी टाइम लगेगा, पॉलिश करने में भी टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें मिलके इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क जब हम शो कर रहे हैं ना, अभी उनकी बात कर रहा था मैं, एक्टिविटी और इवेंट की। ठीक है, अब यहां से क्लियर हो रहा है कि हमें इसमें कितना टाइम लग रहा है, 4 दिन। ठीक है, तो ए एक्टिविटी करने में हमें कितना टाइम लगा, 4 दिन। ठीक है, बी एक्टिविटी कितना टाइम लगा, तो ये अलग अलग नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वो चीज आती हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ हम नेटवर्क उसको शो कर सकते हैं। इसी का देखो इसका अल्टीमेट यूज क्या है, अल्टीमेट यूज ये है कि आप इससे ये बता पाओगे कि प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, व्हाट शुड बी द, मतलब आपका कम से कम कितने दिन में हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह हम मतलब अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसको तोड़ के हम इवेंट और एक्टिविटी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कुछ? सर टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है वो तो हम बार चार्ट में भी देख पा रहे थे, तो इसमें और हाँ उसमें क्या डिफरेंस हुआ? हाँ, देखो अब बार चार्ट में क्या हो रहा था ना, ये एक्टिविटी इससे रिलेटेड हमें नहीं पता चल पा रही थी। ठीक है, कि एक के बाद दो ही एक्टिविटी शुरू होगी, दो के बाद तीन। अब बार चार्ट में क्या होता है ना, 3 के बाद 4 और 5 दोनों ऑप्शन है, अब किस एक्टिविटी को पहले करना है। ठीक है, ये नेटवर्क से क्लियर होगा, ये सीपीएम। अब ये जो पाथ होगा ना, अब यहीं से देखो, अब ये नेटवर्क आपको मिल गया, इससे आप क्या निकालोगे, सीपीएम निकालोगे, क्रिटिकल पाथ मेथड निकालोगे। क्रिटिकल पाथ मेथड वो होता है जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चेंज करने का मतलब क्या है, मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड को ही फॉलो करना पड़ता है ना। बार चार्ट में पता चल पा रहा था कौन सा क्रिटिकल पाथ होगा। देखो क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है ना, अगर जैसे ये तो अभी तो छोटा सा नेटवर्क है, ठीक है, ऐसे मान लो 2 से भी यहाँ निकल रहा है, 5 पे जा रहा है, या 2 से भी कहीं निकल रहा है, और बड़े बड़े नेटवर्क आते हैं। तो क्रिटिकल पाथ मेथड क्या बताता है ना, कि अगर आपने क्रिटिकल पाथ को छेड़ा तो आपका पूरा प्रोजेक्ट का जो टाइम होगा वो डिले हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे 3 के बाद 4 ही करना पड़ेगा अगर ये क्रिटिकल पाथ पे आ रहा है तो ये फायदा होता है एज कम्पेयर टू बार चार्ट और उस पे। समझ में आया इशिका? यस सर। है ना, तो ये देखो, ये तो है अभी डिटेल में, ये तो एक छोटा सा चीज हमने ली। ऐसे प्रोजेक्ट में हजारों चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबका रिलेशन होना, पता होना जरूरी है हमें। क्लियर? तो मैं आऊं अभी फटाफट से, अभी पर्ट और सीपीएम भी थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ पे, ठीक है, तो यही देखो, पहले तो नेटवर्क एनालिसिस। अब देखो क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं। कभी भी जब कोई नया प्रोजेक्ट बनता है ना, तो वहां पे पर्ट यूज होता है। ठीक है, पर्ट क्यों यूज होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। देखो ये सबसे पहले किसने यूज किया था, यूएस टीवी ने यूज किया था 1950 में। ठीक है, पर्ट यूजेस इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, सुटेबल फॉर न्यू टाइप ऑफ वर्क, कोई भी नया काम जब भी आप करोगे तो यू विल यूज पर्ट। ठीक है, अब देखो आप लोग के प्रोजेक्ट में यही 2 चीजें हैं, 2 चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी देखो इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको ये 2 चीज थोड़ा सा अच्छे से देखनी है। ठीक है, तो पर्ट में भी हम यूज करते हैं 3 टाइम एस्टिमेट। कोई भी काम को करने के 3 तरीके हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो सकता है, पेसिमिस्टिक टाइम हो सकता है, और मोस्ट लाइकली टाइम हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जैसे कि मान लो मैंने अब सोचा कि मैं ये 1 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोला, या मैंने मतलब एक टाइम दे दिया। ठीक है, एक एक क्या हो सकता है, एक ऐसा टाइम हो सकता है कि मतलब हार्ड एंड फास्ट, अगर कुछ कमी भी आ जाए, बीच में मीटिंग भी आ जाए, तब भी मैं इसको 2 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम दिए रहते हैं, इनके आधार पे हम क्या निकालते हैं, एक मोस्ट लाइकली टाइम निकालते हैं, कि मतलब एक फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसका हम यूज कर लेते हैं अपने पर्ट में। ठीक है, यहाँ पे टाइम इज कंट्रोलिंग फैक्टर। ठीक है, ईच एक्टिविटी फॉलोड बाय बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये पर्ट का वो होता है, देखो 3 टाइम एस्टिमेट का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। सॉरी, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, इनका फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे हम एस्टिमेटेड टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके, तो ये इतना डिटेल में आपको नहीं देखना है, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ पर्ट में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको ये सब चीजें नहीं देखनी है। ठीक है, अब इवेंट टाइम में भी क्या क्या हो सकता है, अर्लीस्ट
एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम होगा, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई एक काम को आपने तो बता दिया ये कम से कम कितने समय में हो सकता है और ये ज्यादा से ज्यादा कितने समय में हो सकता है, तो इन दोनों का यूज करके हम क्रिटिकल पाथ का यूज करते हैं। ठीक है, स्लैक भी आता है, स्लैक भी आप लोग को इतना ज्यादा नहीं, आप लोग को बेसिक इन मतलब मेथड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज PERT, व्हाट इज CPM। क्रिटिकल पाथ मेथड में आते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द डिटरमिनिस्टिक अप्रोच इन विच ओनली वन टाइम एस्टिमेट इज मेड फॉर द एक्टिविटी कंप्लीशन। दिस इज व्हाट डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक क्या होता है, पहले से जो चला आ रहा है, पहले से, जैसे कि मान लो हम पहले से एक मतलब ऑन एन एवरेज हम कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना समय लगता है, तो दैट इज नोन एज डिटरमिनिस्टिक अप्रोच, पहले से जो चली आ रही है। और नेटवर्क डायग्राम इज इन CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, PERT में क्या था, इवेंट ओरिएंटेड था, इसमें एक्टिविटी ओरिएंटेड रहता है। कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मैंने बताया था मिनिमम कॉस्ट इज फाउंड करस्पॉन्डिंग टू द ऑप्टिमम टाइम, कम से कम समय में हम कितना कम से कम कॉस्ट ले सकते हैं। क्लियर। CPM सुटेबल फॉर रिपीटेड टाइप ऑफ वर्क, मतलब जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसके लिए हम CPM का यूज करते हैं। क्लियर। अब घर ऐसा तो नहीं है आप ही नया बनाने जा रहे हो, पहले भी घर बन चुके हैं, तो इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो मेन आता है CPM और PERT में डिफरेंस पूछा जाता है, तो इनको देख लेना। इसमें एक्टिविटी टाइम आ जाते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। चलो अब थोड़ा सा फ्लोट की बात करते हैं। व्हाट इज फ्लोट, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम और फाइनल फिनिश टाइम में कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, मान लो कम से कम कोई काम को करने का समय 1 घंटा है और ज्यादा से ज्यादा करने का समय 2 घंटा है, तो इन दोनों के बीच में जो 1 घंटा फ्लक्चुएशन हो रहा है दैट इज नोन एज फ्लोट। ठीक है, इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ऑफ द कंप्लीशन टाइम। कहने का मतलब क्या है, आप इस 1 घंटे को यू कैन यूज इट एज अ फ्लोट, मतलब मान लो कोई एक्टिविटी बढ़ रही है या कोई काम का टाइम बढ़ रहा है, तो इस 1 घंटे को आप वेरी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम किस चीज का यूज करके कैसे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यही चीज काम आएगी शेड्यूलिंग में। ठीक है, तो इसमें भी टोटल फ्लोट का होता है लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर्मूले को एक बार देख लेना है। इसी तरह फ्री फ्लोट होगा, फ्री फ्लोट हमारा डिपेंड करेगा हमारा टोटल फ्लोट कितना है, ठीक है, और उनका ड्यूरेशन कितना है। ऐसे ऐसे इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है इनमें, मतलब फ्लोट के टाइप्स बता दिए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस देख लो थोड़ा सा PERT और CPM में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, PERT में पहला क्या है, दैट इज इवेंट ओरिएंटेड, CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। PERT क्या था, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्यों है, क्योंकि कोई नए काम को आप करने जा रहे हो। ठीक है, इसमें CPM क्या था, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। PERT इज यूज फॉर रिसर्च वर्क एंड डेवलपमेंट, सुटेबल फॉर रिपीटेटिव वर्क, CPM था हमारा। PERT में 3 टाइम एस्टिमेट्स यूज हो रहे हैं, जबकि CPM में सिंगल टाइम एस्टिमेट यूज हो रहा है। PERT इज फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करोगे, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करोगे। कॉस्ट इंक्रीजेस, टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, ये कॉस्ट मॉडल पे काम करता है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इवेंट फाउंड बाय द स्लैक, स्लैक का यूज करेंगे आप PERT में, और जबकि यहाँ पे किसका यूज करोगे, फ्लोट का यूज करोगे। क्रिटिकल पाथ विल बी पाथ जॉइंड बाय द क्रिटिकल इवेंट्स। क्रिटिकल पाथ अभी जो बताया था, पाथ कैसे ज्वाइन करते हैं, क्रिटिकल इवेंट से, जबकि क्रिटिकल पाथ ऑफ द पाथ जॉइंड बाय द क्रिटिकल एक्टिविटीज होगा। ठीक है, बस दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए मिस। अब आ जाते हैं, देखो अब तक हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख लिया, PERT और CPM देख लिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कॉस्ट पे। ठीक है, टोटल तो कॉस्ट पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड द टाइम कंट्रोल। तो टोटल कॉस्ट इज 2 टाइप्स, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारा आउटेज लॉस आते हैं, ओवरहेड लॉस आते हैं। ठीक है, अब इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेना। डायरेक्ट कॉस्ट कैसे आएगा, जो आपने प्लान कॉस्ट किया था। ठीक सर है, जो आउटेज लॉस क्या होता है? अभी बता रहा हूँ, सारे कॉस्ट आ रहे हैं ना, सारे बता दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट देख लो पहले। डायरेक्ट कॉस्ट तो जो आपने बताया था, मटेरियल, मशीन, लेबर और इनके इनके थ्रू जो भी आएगा दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट आपको पता है जो आपका पहले से प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अभी आपने क्लियरली अलॉट नहीं किया, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करने गए तो वहां पे कई तरीके के कॉस्ट आ गए। क्लियर। नेक्स्ट इज ओवरहेड, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट चेंज, इंश्योरेंस चार्ज, एक्सपेंडिचर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सर्विसेज ड्यूरिंग ऑपरेशन। कहने का मतलब है आपने कुछ ऐसी चीजों का यूज किया जो कि मतलब अलग से उनका मेंटेनेंस की जरूरत पड़ गई, दैट इज नोन एज ओवरहेड। अब आपका आउटेज लॉस क्या आ जाएगा, दैट इज पेनल्टी, है ना। लॉस इन प्रॉफिट, जो आपने एक एस्टिमेट किया था उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो पाया। ठीक है, कई जगह आपको पेनल्टी भरनी पड़ी, जैसे कि मान लो आपने जिस चीज का यूज किया है, ठीक है, उसको आपने बहुत टाइम तक यूज कर दिया, तो उसके लिए भी पेनल्टी लग जाएगी, तो दैट इज नोन एज आउटेज लॉस। क्लियर, क्लियर यस है। सर। ठीक है,
अब डायरेक्ट कॉस्ट जो आता है, देखो इनका वेरिएशन है, इनको थोड़ा सा डिटेल में कर्व के फॉर्म में देख सकते हो, कर्व से आपको समझ आ जाएगा, ये कर्व पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ये रहा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये रहा। अब डायरेक्ट कॉस्ट तो ये रहा हमारा, डायरेक्ट कॉस्ट तो जैसे जैसे हमारा क्या होगा, ये सिंपल होगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होगा ना, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सिंपल सी बात है। कैसे कैसे, देखो यहाँ पे देखना, कॉस्ट पहले क्या है, कम है, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, क्योंकि भैया टाइम के साथ साथ काम बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नए तरीके की कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो इन दोनों का मिला के दैट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। क्लियर? तो ये कर्व से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भैया हमारा जो टोटल कॉस्ट आए वो बहुत ज्यादा वेरी ना कर पाए, ठीक है। आपको यही तो कंट्रोल लेके चलना है, ठीक है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ज्यादा इंक्रीज जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपका बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट लॉ का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये तो एक बार देख लेना बस, है ना। अब ये आता है क्रैशिंग, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आपका प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाए, ठीक है, जितना आपने एस्टिमेट किया हो। नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आप का ना तो आपका कॉस्ट मतलब प्रॉफिट निकल पाएगा, ना कोई काम हो पाएगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ, क्रिटिकल पार्ट टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड ऑप्टिमम टाइम ड्यूरेशन। यही जो मैंने बताया था, जब हम क्रिटिकल पाथ निकाल लेंगे ना, तो उसके आधार पे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। और नहीं हो तब उस सिचुएशन में हमारा क्या होता है, क्रैशिंग की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि क्रैशिंग हो, तो यही होता है कैसे प्रोसीजर है, हम डिटरमाइन करें क्रिटिकल पाथ, उसका कॉस्ट स्लोप निकालें, ठीक है, क्रैशिंग टाइम निकाल लें, और मतलब देखते जाएं हमारा क्या क्या रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है, ताकि हमारी सारी चीजें जो शेड्यूल हमने बनाया है वो प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। तो ये हमारी रिसोर्स स्मूथिंग और ये सारी चीजें होती हैं। तो आज के लिए रिसोर्स लेवलिंग भी आप लेवल कर सकते हो। मेन जो देखो हमारा जो आज का पर्पस था, दैट इज व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पता चल गया, ठीक है। उसकी प्रॉपर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से मेथड को हमें देखना है, सीपीएम और पर्ट को ज्यादा से वो देखना है, ठीक है। तो आपके मतलब यही बेसिक दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे इनका यूज करना है हमें अपने कंस्ट्रक्शन में। क्लियर? आज के लिए कोई डाउट है तो पूछो। देखो आप, सर देखो एक मैंने बार बोला वो ना कर्व वाला ग्राफ निकालना। कॉस्ट स्लोप वाला। हाँ। बोलो इशिका। इसमें जो ये है मिनिमम कॉस्ट सोल्यूशन, इसमें जो दे रखा है क्रैश टाइम और नॉर्मल टाइम, ये हम्म, इसमें इसका क्या मतलब है? हाँ इसमें देखो, चलो अच्छी चीज बता पूछ ली। देखो क्या है ना, ये टोटल कॉस्ट का दिख रहा है। टोटल कॉस्ट क्या हो रहा था पहले, हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ये इंक्रीज करने लग गया तो दिस इज नोन एज मिनिमम कॉस्ट सॉल्यूशन। हमारे पास ये मिनिमम कॉस्ट बता रहा है। हमें कोशिश क्या करनी है, देखो अल्टीमेट एम हमारा क्या है, हमारा टाइम कम से कम हो और कॉस्ट हमारी कम से कम हो, ठीक है। तो ये जो टाइम चल रहा था जब ये इंक्रीज हो रहा था ना, दैट इज क्रैश टाइम। आपके पास यही टाइम होता है जिसमें आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि फिर ये तो अगर बढ़ता चला गया तो ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो दिस इज नोन एज सर पर मिनिमम अगर कॉस्ट सॉल्यूशन। प्रोजेक्ट ये का सॉल्यूशन कॉस्ट कम होगा तो फिर हमारा प्रॉफिट भी तो कम होगा। क्या क्या क्या, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। सोच के ऐसा तो बोलो क्या कोई बोल रहे हो। रिलेशन नहीं है। ऐसा वही तो कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा ही होगा। देखो पहली चीज ये क्लियर करो, आपने किसी का प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि कॉस्ट बढ़े, तो आपका प्रॉफिट कैसे हो जाएगा। आपने जो एक एस्टिमेट किया होगा, देखो एस्टिमेशन इसलिए तो पढ़ रहे हो ना, आपने जो कॉस्ट एस्टिमेट किया है अगर उससे ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी तो इसमें आपका फायदा है, मेरी सर नुकसान है। नुकसान है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, उसमें तो फिर आप अपने प्रॉफिट से कॉस्ट दे रहे हो ना। क्लियर सर हुआ नहीं अच्छा हुआ? ओके, प्रोजेक्ट कॉस्ट ठीक है। है ना, हम्म। है ना। देखो ये कर तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये टाइम जो है ना आपके पास, ये टाइम है आपको जब तक आप शेड्यूलिंग कर पाओगे। अगर ये बियॉन्ड दिस चला गया ना तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, ठीक है। तो यही चीज का एनालिसिस पूरा करना है, तभी तो आप एस्टिमेशन पढ़ रहे हो। तभी तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना कितना हम कॉस्ट कर पाएंगे, तो उसमें हम अपना मार्जिन भी ले पाए, हम अपना प्रॉफिट भी ले पाए। नहीं तो अगर आपको पता ही नहीं होगा और आपने एस्टिमेट ही गलत कर दिया तो उसके बाद आपका प्रॉफिट ही नहीं बचेगा। क्लियर? यस सर। यस सर।
और कुछ किसी को पूछना है? देखो अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है, मेरे पास अभी तक किसी का असाइनमेंट नहीं आया है। किसी ने असाइनमेंट सबमिट किया अभी? नहीं सर।